नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों, मनोविज्ञान का पेपर नंबर 24 लेकर आया हूं जिसमें आपको साइकोलॉजी के पूरे ही कोर्स से 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे PDF के सहित। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिएगा, कोशिश होना चाहिए कि 25 प्रश्न आपके सही हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो पेपर है ये रीट पात्रता परीक्षा 2022 और उसके बाद में जो 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम होगा मुख्य परीक्षा, उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही 2nd ग्रेड की भर्ती के लिए बेहद उपयोगी, 1st ग्रेड की भर्ती के लिए भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। एक एक प्रश्न को हम व्याख्यात्मक रूप से हल करने वाले हैं। तो आपके पहला प्रश्न है, देखिएगा प्रश्न संख्या 1 को। विकास की किस अवस्था में बुद्धि, चिंतन, कल्पना शक्ति इत्यादि पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, गर्भावस्था में और किशोरावस्था में। देखिए, बात की जा रही है बुद्धि की, चिंतन की, कल्पना शक्ति की। तो ये पूर्ण रूप से विकसित साथियों शैशवावस्था में हो ही नहीं सकते, ना ही गर्भावस्था में। बाल्यावस्था या किशोरावस्था, तो साथियों पूर्ण रूप से विकसित होने की बात कही जाती है। तो आपका सही आंसर रहेगा किशोरावस्था। किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक चलती है। इस अवस्था में बालक में उसकी जो बुद्धि है, चिंतन करने की जो क्षमता है, कल्पना करने की जो शक्ति है, ये पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। तो विकल्प 4 आपके प्रश्न 1 में सही है। इसके पहले कि अगर आप 23 टेस्ट देना चाहते हो तो वीडियो के लास्ट में मैंने प्लेलिस्ट लगा दी है। उस पर जैसे ही आप साथियों टच करोगे तो सारी की सारी प्लेलिस्ट के 23 वीडियो आपके सामने ओपन हो जाएंगे और इन 23 वीडियो के 30-30 प्रश्नों वाले आप टेस्ट हल कर सकते हो पूर्णतः निःशुल्क। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो आपके दूसरा प्रश्न है, व्यक्तित्व के सतही दृष्टिकोण की चर्चा किसके द्वारा की गई? केटल के द्वारा, आलपोर्ट के द्वारा, बंडूरा के द्वारा और सिगमंड फ्रायड के द्वारा। देखिए, सिगमंड फ्रायड के द्वारा तो व्यक्तित्व के किस दृष्टिकोण की चर्चा की जाती है? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन मन, इड, ईगो, सुपर ईगो वाला व्यक्तित्व, इस प्रकार का होता है इनका। बंडूरा ने ऐसी चर्चा नहीं की है साथियों। केटल या आलपोर्ट, कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा? तो यहाँ पर आलपोर्ट के द्वारा शील गुण के आधार पर व्यक्तित्व की चर्चा की गई है और इसका सही आंसर है देखो सतही दृष्टिकोण के आधार पर। तो ये रहेगा आरबी केटल, रेमंड केटल, जिन्होंने 16 पीएफ प्रश्नावली भी दी थी। भाई 16 पीएफ प्रश्नावली भी इनके द्वारा ही दी गई थी साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न 2 में सही है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 3 की। तो तीसरा प्रश्न देखते हैं, बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? टर्मन के द्वारा, बिने के द्वारा, साइमन के द्वारा और स्टर्न के द्वारा। यहाँ पर देखिएगा, बात की जा रही है बुद्धिलब्धि का संप्रत्यय किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर साइमन तो आपका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर बुद्धिलब्धि का सिद्धांत दिया था, संप्रत्यय नहीं दिया था बिने ने। ठीक है, अब टर्मन या स्टर्न। तो साथियों देखो, बुद्धिलब्धि का जो संप्रत्यय है वो रहेगा मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। तो यहाँ पर देखिएगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 1912 में विलियम स्टर्न ने ही दे दिया था, लेकिन टर्मन ने क्या किया था, इसमें इंटू 100 का भी प्रयोग कर दिया था 1916 में। फिर हम किसको सही करेंगे? तो फिर हम सही करेंगे स्टर्न को। प्रश्न संख्या 3 में चौथा विकल्प आपका सही है साथियों। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो चलिए, अगर इसमें कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो, हालांकि मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 4। हिप्पोक्रेट्स ने शारीरिक द्रव्य के आधार पर कौन सा प्रकार नहीं बताया है? कप, पीला, सफ़ेद और रक्त। साथियों, हिप्पोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो इन्होंने जो व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया है वो किया है शारीरिक द्रव्य के आधार पर। इन्होंने कफ, पित्त और रक्त, ये 3 प्रकार बताए साथियों। सफ़ेद जैसा इन्होंने कोई प्रकार नहीं बताया है। अतः यहाँ पर जो चौथा प्रश्न है इसमें तीसरा विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। तो 5वां प्रश्न है, ये देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को। अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति स्थान या वातावरण से प्रेरित होकर कार्य करता है? अगर वह कार्य नहीं करेगा तो समायोजन नहीं कर पाएगा। ये जो मान्यता है ये कौन से सिद्धांत की है? अंतर्नोद के सिद्धांत की है, क्षेत्रीय सिद्धांत की है, आवश्यकता के सिद्धांत की है और रुचि के सिद्धांत की है। तो देखो 5वां जो प्रश्न है इसका जो सही उत्तर रहेगा, यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहे हैं, एक बार प्रश्न को समझने की कोशिश किया करो, क्योंकि प्रश्न समझोगे तो ही आप सही उत्तर निकाल पाते हो। देखो, अभिप्रेरणा के सिद्धांत की बात की जा रही है कि जो व्यक्ति है
वो स्थानीय वातावरण से प्रेरित हो रहा है। मतलब यहाँ पर स्थानीय वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है साथियों। तो स्थानीय वातावरण को ज़्यादा महत्व दिया जाता है क्षेत्रीय सिद्धांत में। ठीक है, दूसरा विकल्प सही रहेगा आपके प्रश्न नंबर 5 में, क्योंकि व्यक्ति का सीखने का एक निश्चित क्षेत्र होता है क्षेत्रीय सिद्धांत के अनुसार। आप उसको बाहर ले जाके सिखाओगे उस क्षेत्र से तो सीखने में उसके दिक्कत आएगी। विकल्प 2 आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। तो साथियों छठा प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक नहीं है? आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध और शारीरिक स्वास्थ्य। साथियों व्यक्तिगत विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, समानता कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं भिन्नता आपको जरूर देखने को मिलेगी, चाहे वो भिन्नता शारीरिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, नैतिक हो, किसी भी प्रकार से कहीं ना कहीं संज्ञानात्मक हो, कुछ भी हो। साथियों यहाँ पर निर्धारित करने वाला जैविक कारक नहीं है ऐसा पूछा जा रहा है। तो आनुवांशिकता भी जैविक कारक है, जन्मजात स्वभाव उसका यह भी जैविक कारक के अंतर्गत आ जाता है, शारीरिक स्वास्थ्य भी जैविक कारक के अंतर्गत आ जाता है, लेकिन जो अभिभावक और बालक का जो संबंध है वो सामाजिक कारक के अंतर्गत आएगा, न कि जैविक कारक के अंतर्गत। अतः यहाँ पर छठे प्रश्न में तीसरा विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, आवेगशीलता, नियमों को तोड़ना किसके अंतर्गत आते हैं? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, एडीएचडी। साथियों सबसे पहली चीज आ रही है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना। इनमें से किसमें ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है? देखो डिसकैल्कुलिया गणित संबंधी गणना संबंधी विकार है, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार है, डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है। लेकिन जो एडीएचडी है, एडीएचडी में क्या होता है कि बालक एक जगह अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाता है। मतलब अवधान संबंधी बाधा किसमें पाई जाती है? एडीएचडी में। आवेगशीलता, नियमों को तोड़ना, ये सारी चीजें एडीएचडी के लक्षण हैं। अतः चौथा विकल्प आपके 7वें प्रश्न में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो 8वां प्रश्न है, इनमें से किस मूल्यांकन में अध्यापक छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करता है? योगात्मक मूल्यांकन, आरंभिक मूल्यांकन, संकलनात्मक मूल्यांकन और रचनात्मक मूल्यांकन। देखिएगा अध्यापक क्या कर रहा है, छात्र जो प्रगति कर रहा है सीखने में उसके बारे में निरंतर मतलब लगातार और तुरंत हैंड टू हैंड प्रतिक्रिया। तो योगात्मक में तो अंत में होता है, योगात्मक को संकलनात्मक भी कहते हैं साथियों। आरंभिक नहीं बल्कि इसका सही उत्तर है रचनात्मक मूल्यांकन, क्योंकि जो रचनात्मक मूल्यांकन है साथियों इसमें बालक को लगातार प्रतिक्रिया प्रदान की जाती है। चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न नंबर 8 में। नेक्स्ट बात करेंगे प्रश्न संख्या 9 की। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न, समावेशी शिक्षा की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? ब्रिटेन, अमेरिका, भारत और ग्रीक। साथियों समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि जिसमें बिना किसी भेदभाव के, कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, बिना किसी भेदभाव के समस्त जो बालक बालिकाएं हैं, जो जैसे मान लीजिए कि भाई पिछड़ा बालक है, सामान्य बालक है, दिव्यांग बालक है, प्रतिभाशाली बालक है, तो इन सभी को एक साथ एक ही स्तर पर एक ही जगह पर बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्रदान करना ही कहलाता है समावेशी शिक्षा। और इसकी शुरुआत की गई थी अमेरिका में। तो विकल्प आपका 2 प्रश्न संख्या 9 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। देखेंगे 10वें प्रश्न को, क्या पूछ रहा है आपके 10वें प्रश्न, अंगूर खट्टे हैं समायोजन की किस युक्ति का उदाहरण है? परिमेयीकरण, प्रतिगमन, प्रतिकरण और दमन। साथियों देखिएगा लगातार यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो निश्चित रूप से एग्जाम में आपको इसका सीधा फायदा देखने को मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। देखो अंगूर खट्टे हैं, यहाँ पर दमन नहीं किया जा रहा है। दमन का मतलब होता है अपनी इच्छा को दबा देना। प्रतिगमन नहीं किया जा रहा है। परिमेयीकरण या प्रतिकरण, तो साथियों इसको हम कहेंगे परिमेयीकरण, जिसको युक्तिकरण भी आप कह सकते हो। क्या कह सकते हो? युक्तिकरण भी आप इसको कह सकते हो। मतलब एक तरह से जो चीज़ प्राप्त नहीं होती है उसी में बुराई ढूंढ लेना। ठीक है, जैसे नौकरी नहीं लग पाने पर नौकरी की ही बुराई करने लग जाना, अंगूर की प्राप्ति नहीं होने पर अंगूर को ही खट्टा बता देना। तो ये सभी परिमेयीकरण या युक्तिकरण के अंतर्गत आ जाते हैं। विकल्प 1 आपके 10वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न है, रमा अध्यापक बनने का सपना बचपन से ही देखती थी, इसलिए वह रीट की तैयारी बहुत जोरों से कर रही है। रमा के अंदर प्रेरणा है कृत्रिम, स्वाभाविक, अर्जित और बौद्धिक। देखिए जहाँ पर बाह्य कारक किसी चीज़ को सिखाने के लिए दबाव नहीं बनाया जाता है किसी बाह्य कारक से, बाह्य कारक
नहीं बल्कि आंतरिक रूप से कोई चीज़ होती है साथियों, अपनी खुद की इच्छा से, तो उसको हम स्वाभाविक अभिप्रेरणा कहेंगे। क्या कहेंगे उसको? स्वाभाविक या आंतरिक अभिप्रेरणा के नाम से उसको जानते हैं। क्योंकि रमा का बचपन का ही सपना है कि भाई मुझे अध्यापक बनना है, तो फिर वो इसलिए अच्छी तैयारी कर रही है रीड थर्ड ग्रेड की। तो यहाँ दूसरा विकल्प आपके 11वें प्रश्न में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं साथियों। 12वां प्रश्न है, एनसीएफ 2005 करके सीखने पर बल देता है, समझकर सीखने पर बल देता है, अर्थपूर्ण अधिगम पर बल देता है और बिना भार अधिगम पर बल देता है। देखो, अगर हम बात करें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 की राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये करके सीखने पर भी बल देता है कि बालक करके सीखे, समझकर भी सीखे, अर्थपूर्ण अधिगम भी करे, बिना भार अधिगम पर भी बल देता है। अर्थात चारों ही विकल्प सही है, लेकिन एनसीएफ 2005 का जो मुख्य पॉइंट है वो है बिना भार के शिक्षा, बिना भार अधिगम। यहाँ पर चौथा विकल्प सबसे बेस्ट आंसर है। बाकी तीसरा, दूसरा, पहला भी आप सही कर सकते हो, लेकिन चौथा विकल्प आपका सबसे बेस्ट आंसर है। तो चलिए 13वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13 है, डाउन संलक्षण का कारण क्या है? त्रिगुण सूत्रता 21, त्रिगुण सूत्रता 20, त्रिगुण सूत्रता 21, XXY गुणसूत्र और त्रिगुण सूत्रता 22। तो यहाँ पर अगर हम देखें, डाउन संलक्षण मतलब होता है डाउन सिंड्रोम, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं साथियों। ये किसके कारण होती है? ये होती है त्रिगुण सूत्रता 21 के कारण। किसके कारण होती है? त्रिगुणसूत्रता 21 के कारण, मतलब 21वें गुणसूत्र में विकार आ जाता है, इसलिए डाउन सिंड्रोम होता है बच्चों में। तो विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 14 की ओर। तो 14वां प्रश्न है आपके, खोज विधि का प्रयोग होता है, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में होता है, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत में होता है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत में होता है और हल के सिद्धांत में होता है। CL हल के सिद्धांत में। मतलब साथियों, खोज विधि का प्रयोग इनमें से किसमें होता है, आपको प्रश्न संख्या 14 में बताना है। देखो, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत में क्या होता है कि कोई उद्दीपक दिया जाता है और उद्दीपक के परिणाम स्वरूप वैसी ही क्या की जाती है, अनुक्रिया की जाती है। तो इसमें खोज विधि का प्रयोग नहीं हो रहा है। जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है और हल का सिद्धांत है और गेस्टाल्टवाद का सिद्धांत है साथियों, इसमें खोज विधि का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपके गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत में खोज विधि का प्रयोग किया जाता है। गेस्टाल्टवाद का मतलब अंतर्दृष्टि वाला जो सिद्धांत है, इसमें खोज विधि का प्रयोग करते हैं। तो विकल्प आपके 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं साथियों। 15वां प्रश्न है आपके, जीन पियाजे ने 3 प्रवृत्ति की समस्या का प्रयोग किया है, आत्म केंद्रस्थ हेतु, जीववाद हेतु, नवीन चिंतन हेतु और अमूर्त चिंतन हेतु। देखो, जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कुल 4 अवस्थाएं बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। इसमें आत्म केंद्रस्थ हेतु, जीववाद हेतु, अमूर्त चिंतन हेतु या नवीन चिंतन हेतु, ये चारों ही चीजें आपको पता होना चाहिए। अमूर्त चिंतन बालक चौथी अवस्था में करता है। जीववाद की जो प्रवृत्ति होती है साथियों 2 से 7 में पाई जाती है। आत्म केंद्रस्थ हेतु साथियों मतलब बालक खुद को ही केंद्र मानता है कि भाई सारी दुनिया मेरे हिसाब से चलती है, मेरे अकॉर्डिंग चलती है। तो इस चीज को समझाने के लिए इन्होंने 3 प्रवृत्ति की समस्या का प्रयोग किया था। आत्म केंद्रस्थ हेतु यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प प्रश्न संख्या 15 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न, एडलर ने हीनता मनोग्रंथि को किस अवस्था की विशेषता बताया है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो एडलर के द्वारा जो हीनता मनोग्रंथि है कि भाई हीनता बालक में इस अवस्था में ज़्यादा आती है, कौन सी अवस्था के अंतर्गत वो विशेषता बताई है साथियों? प्रश्न संख्या 16 में आपके जो सही उत्तर है वो रहेगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में बालक में हीनता मनोग्रंथि पाई जाती है। हीनता मतलब जैसे वो कोई कार्य करता है तो कोई बड़ा व्यक्ति उसको टोक देता है कि अभी तो बच्चा है तो रहने दे, तो इस प्रकार से ये चीज़ें उसके अंतर्गत हीनता का भाव उत्पन्न करती है और उसमें हीनता मनोग्रंथि उत्पन्न हो जाती है साथियों। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 16 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो 17वां प्रश्न है आपके, निम्नलिखित में से आदत होती है, संज्ञानात्मक क्रिया होती है, भावात्मक क्रिया होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति होती है और इनमें से कोई भी नहीं। तो ऐसा है कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प तो हम एक तरफ रख देते हैं साथियों। आदत भावात्मक क्रिया नहीं होती है, क्योंकि आदत क्या होती है, पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति। संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ की हमें आदत पड़ जाती है उसको हम मानसिक रूप से नहीं करते हैं, वो ऑटोमेटिक ये चीज़ें होती जाती है। जैसे मान लीजिए आप मोबाइल चला रहे हो तो
कई सारी चीज़ें होती है कि कहीं भी जाते हो तो मोबाइल ऑटोमेटिक आप बाहर जेब से बाहर निकाल के बैठ जाते हो, उसको पकड़े रहते हो, तो उसकी क्या आदत पड़ चुकी है साथियों। पूर्व अनुभवों की पुनरावृत्ति क्या होती है, आदत होती है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 पे बढ़ते हैं। आपके 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षण का उदाहरण नहीं है? टीएटी, एससीटी, ड्रॉएमैन और एमएमपीआई। साथियों टीएटी टेट परीक्षण जो है प्रक्षेपी है। एससीटी जो वाक्य पूर्ति परीक्षण है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ये भी प्रक्षेपी है। ड्रॉएमैन ये भी प्रक्षेपी है। लेकिन जो एमएमपीआई है साथियों, ये प्रक्षेपी परीक्षणों के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, ये प्रक्षेपी नहीं है साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 4 है, ये आपका प्रश्न नंबर 18 में सही उत्तर होगा। तो चलिए 19वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 19, दूसरों से मिलने जुलने से डरना कौन से फोबिया का उदाहरण है? विशिष्ट फोबिया, सामाजिक फोबिया, विवृत्ति फोबिया और इनमें से सभी। तो सभी इसका उत्तर नहीं होगा साथियों। दूसरों से मिलने जुलने से डरना, कि कोई भी जैसे मतलब जो उसके दोस्त है, जो कई सालों से वो जिनके साथ रह रहा है, उनसे मिलने से वो नहीं डरता है। लेकिन जैसे ही कोई नए व्यक्ति आ जाते हैं वो उनके सामने जाने से बचता है, उनके सामने जाने से डरता है थोड़ा। तो ये चीज़ें अगर किसी व्यक्ति में पाई जाती है तो उसको कौन से फोबिया का अंतर्गत माना जाता है? कि भाई उसको सामाजिक फोबिया है। कौन सा फोबिया है साथियों? सामाजिक फोबिया है। दूसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। तो 20वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 20 है, निष्क्रिय, शांत, सतर्क और आत्मकेंद्रित, लज्जालु तथा संकोचशील जैसे लक्षण हेंस आइंजैक के किस प्रकार के व्यक्तित्व की विशेषता है? बहिर्मुखता, अंतर्मुखता, तंत्रिका तापिता, सामाजिकता। देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है, हेंस आइंजैक ने जो अपना सिद्धांत दिया है साथियों, उसमें कुछ विशेषता यहाँ पर बता रखी है। तो ये किस व्यक्तित्व के अंतर्गत रखी जाएगी? देखिए निष्क्रिय है, शांत रहता है, ज़्यादा बोलता नहीं है, सतर्क रहता है, खुद पर ही केंद्रित रहता है, दूसरों से मतलब नहीं है, लज्जालु है, उसे शर्म आती है चीज़ों को वो करने में, संकोचशील है। तो ये चीज़ें बहिर्मुख की व्यक्ति की नहीं रहेगी, बल्कि अंतर्मुखता व्यक्ति की ये विशेषता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है साथियों प्रश्न नंबर 20 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो 21वां प्रश्न है, अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां हैं, उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षा मुख्य कर्ता पात्र होता है, और ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल तथा प्रयास सम्मिलित होते हैं। तो 21वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा साथियों? देखो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, अधिगमकर्ता मतलब सीखने वाला, जो सीख रहा है उस पर केंद्रित जो विधियां होती है साथियों, उसका मतलब क्या होता है? आपको इस प्रश्न में यही जवाब देना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है, जिन विधियों में अधिगम में अधिगमकर्ता की मतलब सीखने वाले की खुद की पहल और खुद के प्रयास सम्मिलित होते हैं, वो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहलाती है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 21 में बिल्कुल सही है। परंपरागत व्याख्यात्मक विधियों को आप शिक्षक केंद्रित कह सकते हो। तो चौथा ही विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। तो 22वां प्रश्न है आपके, 70 से 79 बुद्धिलब्धि के अंतर्गत किसे रखा जाता है? औसत, बौद्धिक रूप से अशक्त, सीमावृत्ति और निम्न औसत। साथियों 22वें प्रश्न का आपको सही उत्तर देना है। 70 से 79 औसत तो हो ही नहीं सकता, बौद्धिक रूप से अशक्त भी आप इसको नहीं कह सकते, सीमावृत्ति या निम्न औसत। तो इसका जो सही उत्तर है साथियों कौन सा रहेगा प्रश्न नंबर 22 में? तो साथियों जिनकी IQ 70 से 79 होती है उनको हम सीमावृत्ति कहेंगे। इसका सही विकल्प रहेगा आपके विकल्प नंबर 3। जबकि 80 से 90 के बीच में जो IQ होती है उसको आप पिछड़े भी कह सकते हैं या आप उसको निम्न औसत भी कह सकते हो। तो विकल्प नंबर आपका 3 ही प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 23 है, रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण का संबंध किससे है? सृजनात्मकता से है, व्यक्तित्व से है, बुद्धि से है और अभिप्रेरणा से है। तो ये जो रेवेंस का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है, ये किसके लिए इन्होंने बनाया था? सृजनात्मकता के मापन के लिए, व्यक्तित्व के मापन के लिए, बुद्धि के मापन के लिए या अभिप्रेरणा के मापन के लिए? तो 23वें प्रश्न का जो सही उत्तर है साथियों वो रहेगा, इन्होंने अपना ये जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण बनाया था ये बुद्धि मापन के लिए बनाया था। किसके मापन के लिए बनाया था?
बुद्धिमापन के लिए। थर्ड विकल्प आपके 23 में बिल्कुल सही है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको विशेष तौर पे आपको याद रख लेना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 पे आते हैं। तो 24वां प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हर्बर्ट गार्डनर ने, जीन पियाजे ने, डेविड वेस्लर ने और एरिक एरिक्सन ने। साथियों यहाँ पर इस जो बहुबुद्धि सिद्धांत है, बुद्धि से संबंधित सिद्धांत है, जिसमें इन्होंने बुद्धि के अनेक प्रकार बताए हैं। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जिसके द्वारा किया गया था उसको हम हार्वर्ड गार्डनर के नाम से जानते हैं। मतलब हार्वर्ड गार्डनर ने ही बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। तो विकल्प एक आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। 25वां प्रश्न है, सभी मानसिक रक्षात्मक समायोजन युक्तियों में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उन्नत, अत्यंत विकसित और रचनात्मक मतलब निर्माणात्मक युक्ति है? उदात्तीकरण या शोधन, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापन और प्रतिक्रिया निर्माण। साथियों जो समायोजन की मतलब एक तरह से जो रक्षात्मक युक्तियां होती है समायोजन की, समायोजन करने के लिए हम तरह तरह के जो बहाने बनाते हैं एक तरह से, तो उसमें सबसे बेस्ट किसको माना जाता है? प्रक्षेपण, खुद के आरोप दूसरों पर लगाना। उदात्तीकरण या शोधन मतलब शोधन, जिसको हम मार्गांतरीकरण मतलब मार्ग में ही बदलाव कर लेना। औचित्य स्थापना या प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसमें जो सबसे बेस्ट आंसर है वो रहेगा उदात्तीकरण या शोधन को अत्यंत उन्नत, विकसित और रचनात्मक युक्ति कहा जाता है। विकल्प एक आपका सही है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो उसका मार्ग बदलकर उस चीज़ को प्राप्त करना उदात्तीकरण, शोधन या मार्गांतरीकरण कहलाता है साथियों। अर्थात विकल्प नंबर आपका एक ही 25वें में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? संवेगों का प्रबंधन, स्व अभिप्रेरित करना, दूसरों के संवेगों को पहचानना और सजीवों में विभेदन करने की क्षमता। तो देखो संवेगात्मक बुद्धि की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम संवेगों का प्रबंधन भी करते हैं, खुद को अभिप्रेरित भी करते हैं, दूसरों के संवेगों को भी हम पहचानना सीखते हैं। लेकिन सजीवों में विभेद करना, साथियों ये संवेग नहीं बल्कि ये तो सामान्य बुद्धि की बात की जा रही है। तो अतः यहाँ पर जो विकल्प नंबर 4 है ये संवेगात्मक बुद्धि के तत्वों में नहीं आता है। चौथा ही विकल्प आपके 26वें में सही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि साइकोलॉजी के पूरे 100 टेस्ट आपके करवाए जाएंगे, हिंदी के पूरे 100 टेस्ट करवाए जाएंगे, आपके शिक्षण विधियों के पूरे 100 टेस्ट करवाए जाएंगे और रीट परीक्षा से पहले आपके जो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है साथियों, इसके भी पूरे 100 टेस्ट करवाए जाएंगे। कक्षा 6 से 10 तक की राजस्थान जीके की पूरी किताबें करवाई जाएगी। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन दबा लेना साथियों, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें निःशुल्क आप यहाँ से प्राप्त करने वाले हो। देखेंगे प्रश्न नंबर 27 को। तो 27वां प्रश्न, बुद्धि को औपचारिक रूप से सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गाल्टन ने, गिलफोर्ड ने, बोरिंग ने और केटल ने। देखो यहाँ पर सबसे पहले औपचारिक रूप से परिभाषित करने की बात की जा रही है बुद्धि को। तो बुद्धि को औपचारिक रूप से सबसे पहले बोरिंग के द्वारा परिभाषित किया गया था। विकल्प 3 आपके 27 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 28 पे आते हैं। इसको भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हो। बोरिंग के द्वारा सबसे पहले बुद्धि को औपचारिक रूप से परिभाषित किया गया था। तो 28वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 28, अहम का कार्य है, अहम जिसको हम ईगो भी कहते हैं, ठीक है, नैतिक आचार संहिता निर्धारित करना, इदम व आदर्शवादिता के बीच समन्वय की भूमिका निभाना, अतृप्त इच्छाओं का भंडारण करना और हमारी सहानुभूति की प्रवृत्तियों की सामाजिक मानकों की परवाह किए बगैर तृप्ति करना। तो देखो जो हमारी सहानुभूति की जो प्रवृत्तियां हैं, यदि आप सामाजिक मानकों की परवाह नहीं कर रहे हो और उनकी तृप्ति कर रहे हो, मतलब खुद की इच्छा की पूर्ति कर रहे हो, कुछ मतलब नहीं है, तो वो तो साथियों इदम का कार्य है। किसका है? इदम का, इड का कार्य है। अतृप्त इच्छाओं का भंडारण भी इदम में ही होता है। कहाँ होता है? इदम में। जबकि इदम जो है, जो अहम है, ये इदम और आदर्शवादिता के बीच समन्वय मतलब बीच की भूमिका निभाता है, क्योंकि इड और सुपर ईगो के बीच में आता है ईगो, अहम। अर्थात आपका दूसरा विकल्प सही है। जबकि नैतिक आचार संहिता का निर्धारण करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है साथियों? सुपर ईगो के द्वारा किया जाता है, जिसको आप परम अहम भी कह सकते हो। तो विकल्प 2 ही आपके 28वें में सही है। अब सेकंड लास्ट मतलब आज का 29वां प्रश्न देखते हैं। तो 29वां प्रश्न है आपके, संज्ञानात्मक शारीरिक सिद्धांत या संवेगों का द्विकारक सिद्धांत किसे कहा जाता है? जेम्स लेंगे का सिद्धांत, केनन बार्ड का सिद्धांत, शेक्टर सिंगर सिद्धांत और संज्ञानात्मक मूल्यांकन का सिद्धांत। देखो
संवेगों का जो द्विकारक सिद्धांत है जेम्स लेंगे या केनन बार्ड को नहीं कहते हैं, बल्कि जो शेक्टर सिंगर सिद्धांत है साथियों, इसको ही संवेगों का द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं। थर्ड विकल्प आपके 29वें प्रश्न में सही है। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न देख लेते हैं, लेकिन अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट में हमें जरूर बता करके जाइएगा कि 30 में से भाई साहब कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हो। किसी प्रश्न में कोई त्रुटि नजर आती है तो बेझिझक आप कमेंट कर सकते हो। देख लेते हैं अंतिम और 30वां प्रश्न। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले बालकों के लिए, धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए और रचनात्मक से सीखने वाले बालकों के लिए। साथियों, रचनात्मक, प्रतिभाशाली, तेजी इनके लिए नहीं, बल्कि जो धीमी गति से जो बालक सीखते हैं, जो पिछड़े बालक होते हैं, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 30 में। तो ये आज का टेस्ट पूरा हुआ। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों वीडियो को पूरा देखने के लिए।